गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारी लास्ट यूनिट जिसमें मेन एक टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम यानी कि कैटालिटिक प्रोटीन्स। क्या होती हैं ये कैटालिटिक प्रोटीन्स या एंजाइम्स? ये किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और खुद अनचेंज बने रहते हैं। अब ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इसीलिए इन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या एंजाइम कह रहे हैं। तो हम बात करेंगे अभी पूरे एंजाइम्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और क्या इनका नेचर है। तो देखिए एंजाइम मैंने अभी आपको बताया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जैविक क्रियाओं को ही कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। दे आर ऑर्गेनिक थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स और मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, और थर्मोलेबाइल का मतलब होता है कि ये टेम्परेचर से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो दे आर ऑर्गेनिक थर्मोलेबियल कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंज, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होगा और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ये चेंज कर देंगे। और कैसे चेंज करेंगे? दे एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी रिएक्शन है उसको बढ़ा देंगे, एक्सीलरेट कर देंगे, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, और ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे। बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए ही रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देंगे, जिससे बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो स्पीड अप हो जाएंगी और अपना काम फास्टली करेंगी। तो हम बात कर रहे हैं सीधा ही केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स का केमिकल नेचर क्या है, ये किसके बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको ऑल एंजाइम्स, यानी कि सभी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आप देख रहे हैं, वो आरएनए का बना होता है और वो है राइबोजाइम। तो आप कह सकते हैं राइबोजाइम को छोड़ करके सारे एंजाइम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हैं। अब आप देख सकते हैं फिर आप कहेंगे कि सर सारे प्रोटीन के बने हैं, तो प्रोटीन और एंजाइम में डिफरेंस क्या है? तो देखिएगा, एंजाइम में मोस्ट ऑफ पार्ट तो प्रोटीन का ही होता है। अगर कोई एंजाइम केवल प्रोटीन का बना है तो उसे हम कहते हैं सिंपल एंजाइम, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ उसमें नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी जुड़ा होता है। जैसे ये पूरा प्रोटीन का पार्ट है और ये एंजाइम में कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, लेकिन ये दोनों मिलकर के एंजाइम बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही एक एंजाइम है। तो प्रोटीन है मोस्ट ऑफ पार्ट और उसमें कुछ पार्ट नॉन प्रोटीन है, और ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं एंजाइम। और मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि सारे एंजाइम प्रोटीन के हैं और आरएनए से बना हुआ एक एंजाइम है और वो है राइबोजाइम। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम में मैं बात करूँ तो प्रोटीन एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक सिंपल प्रोटीन एंजाइम जो पूरी तरह यानी 100% प्रोटीन से बने होंगे, 100% प्रोटीन। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन के साथ साथ मैंने अभी आपको ऊपर बताया नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी इसमें होगा। अगर प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम। और केवल प्रोटीन से ही बना होगा तो वो कहलाएगा क्या? सिंपल एंजाइम। अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी दो टाइप के होंगे, यानी कि प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन कॉल्ड कोफैक्टर। अब देखो मैंने बताया आपको कॉन्जुगेटेड एंजाइम में दो चीज़ें हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। जो प्रोटीन है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे?
एपो एंजाइम। प्रोटीन प्रोटीन वाले पार्ट को एपो एंजाइम बोलेंगे हम, और नॉन प्रोटीनस पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड या होल एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। भाई प्रोटीन और नॉन प्रोटीनस पार्ट मिलके जो एंजाइम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम। तो यहाँ आप देखेंगे ये है पूरा प्रोटीन का पार्ट है, पूरा प्रोटीन है, तो ये हिस्सा तो एपोप्रोटीन हो गया, और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ये हो गया कोफैक्टर। और जब ये दो इस पे जुड़ जाएगा, यानी दोनों ये जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बना देंगे, होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम में तो ये होगा ही नहीं, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है उसके अंदर प्रोटीन और कोफैक्टर दोनों होंगे और वो मिलके बनाएंगे होलो एंजाइम। कोफैक्टर, अब आप ध्यान देंगे कि जो कोफैक्टर है ये हिस्सा है जो, ये इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। अब ये कोएंजाइम भी हो सकता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। आप यहाँ देखें, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कब बन जाता है और कोएंजाइम कब बन जाता है, यहाँ देखना है आपको। कोएंजाइम इज़ ऑर्गेनिक होगा, थर्मोलेबियल, यानी कि टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला होगा, और लूजली, बहुत ढीला सा जुड़ा हुआ होगा, बहुत लूजली अटैच होगा, आसानी से वो चिपक जाएगा और हट जाएगा। आसानी से चिपकना और हटना होगा तो आप उसे क्या बोल देंगे, कोएंजाइम। यानी कि ये कोएंजाइम कोफैक्टर कब बन जाएगा, जब ये आसानी से चिपक जाए और आसानी से हट जाए, तो आप इस कोफैक्टर को कहेंगे कोएंजाइम। और अगर ये परमानेंट फिक्स हो जाए, इसके साथ परमानेंट फिक्स अगर हो जाएगा, तब आप इसको क्या बोल दोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम जब कोफैक्टर आसानी से एपो एंजाइम से अलग होता रहे और जुड़ता रहे, होता रहे जुड़ता रहे, तो कोएंजाइम। और अगर एकदम फिक्स रहे, टाइटली जॉइंड रहे, तो आप इसे क्या बोलोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। कोएंजाइम इज ऑर्गेनिक, थर्मोलेबाइल, लूजली अटैच टू द एंजाइम, दे आर मेनली विटामिन बी। मोस्ट ऑफ विटामिन बी जो हैं वो सारे के सारे कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। डेराइव्ड एग्जाम्पल एफ-ए-डी, एन-ए-डी। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज इनऑर्गेनिक होगा, थर्मोस्टेबल होगा, टेम्परेचर से ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं होगा, और फ्रिमली अटैच टू द एंजाइम, टाइट जुड़ा हुआ होगा एंजाइम से, आसानी से अलग नहीं होगा। और इनके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे कैल्शियम आयन हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो तीन डिफरेंस आपने देखे हैं कोएंजाइम में और प्रोस्थेटिक ग्रुप में। पहला तो कोएंजाइम ऑर्गेनिक होगा, ये इनऑर्गेनिक होगा। दूसरा वो थर्मोलेबियल होगा, टेम्परेचर से चेंज होगा, और ये थर्मोस्टेबल होगा। वो लूजली जुड़ा हुआ होगा और ये टाइटली जुड़ा हुआ होगा। और उसका एग्जाम्पल लिख दोगे आप विटामिन बी, और इसके एग्जाम्पल लिख दोगे आप कैल्शियम और जिंक। अब कुछ एंजाइम से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पदार्थ पर एंजाइम रिएक्शन करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, यानी कि रिएक्टेंट विच बाइंड टू एंजाइम। और क्या बनाता है एंजाइम, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर है प्रोडक्ट, जब सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्शन करता है तो वो किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में, तो एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। और एक्टिव साइट्स क्या होंगी, ये देखें आप, एंजाइम है ये रहे, इसमें एक खांचे आपको दिख रही है, इन खांचों में खास अमीनो एसिड अरेंज होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं। इन खांचों को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स। इज इट क्लियर। ये देखिएगा, ये तो सबस्ट्रेट हो गया जिस पर रिएक्शन करेगा ये एंजाइम, और जहाँ फिट होगा वो एक्टिव साइट होगा, और एंड प्रोडक्ट जो बनेंगे वो होगा प्रोडक्ट, और एंजाइम एज इट इज़ वापस आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब आप देखें एक्टिव साइट, जिसको हम कैटालिटिक साइट भी कह रहे हैं। ए रेस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम का फिक्स सीमित क्षेत्र है ये खांच आप देख रहे हो जहाँ पर सबस्ट्रेट फिट हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट एंजाइम का वो हिस्सा है
जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, जुड़ेगा। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो पूरा का पूरा आपको पता है एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट है वो अमीनो एसिड का ही बनेगा, और उसमें आप देख रहे हैं अमीनो एसिड में के जो सीक्वेंस होंगे वो उससे अलग अलग यहाँ पर होंगे, जिससे ये सबस्ट्रेट रिएक्ट करके जुड़ेगा। तो एक्टिव साइट क्या हुआ? एंजाइम का एक रिस्ट्रिक्शन रीजन है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, और इस एक्टिव साइट के अंदर अमीनो एसिड स्पेसिफिक सीक्वेंस में, फिक्स सीक्वेंस में जुड़े हुए होंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम कैसे काम करता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी। तो सबसे पहले मैं अगर आपको आउटलाइन बताऊं तो देखो, अभी मैंने बताया आपको सबस्ट्रेट है, फिर वो एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अभी आपने ऊपर डायग्राम में देखा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते ही सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूट जाएंगे, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा और एंजाइम वापस आ जाएगा। तो पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये आप देख रहे हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और बाद में एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट क्लीव टू द प्रोडक्ट में। ये देखिए दोबारा से वही डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट बना दिया। फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टेप्स क्या होंगे, आप देख रहे हैं ये एंजाइम है, इसके ऊपर ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट में, वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। फिर ये एंजाइम देखिएगा यहाँ से टूट जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ये प्रोडक्ट अलग और एंजाइम अलग, ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट अप्रोच एक्टिव साइट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिलीज, एंजाइम रिसाइकल्ड। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पर जुड़ गए हैं। अब ये सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे और एंजाइम वापस रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिएगा, ये है एंजाइम, एकदम नेचुरल वे में आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है जो ये बाइंड होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट के जितने भी कमज़ोर बॉन्ड है, बंद है, वो टूट जाएंगे और वो प्रोडक्ट बना देंगे। ये देखिएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट in conjugated protein enzyme, the coenzyme act as an acceptor for one of the product, helping the cleavage of enzyme substrate complex। तो जो कोएंजाइम थे वो ही सबस्ट्रेट को ब्रेक करने का काम करेंगे। अब थ्योरीज़ क्या क्या हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, थ्योरीज़ के बारे में हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करेगी। द थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग, दो थ्योरीज दी गई है, जिसमें पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी। जिस तरह से एक फिक्स ताला एक फिक्स चाबी से खुलता है, ठीक उसी प्रकार से एक फिक्स एंजाइम एक फिक्स सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करता है। जैसे भाई ताली जो या की होती है हमारी, लॉक में एक फ़िक्स जगह पे हम उसको घुसाते हैं और फिर खोल देते हैं, ठीक उसी तरह से ही एक फ़िक्स एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो फिक्स सबस्ट्रेट के साथ जुड़ती है। जैसे देखिएगा, आपको एक ताला खोलना है तो पहले चाबी को हम अंदर डालते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही घुमाते हैं तो सबस्ट्रेट ओपन हो जाता है, यानी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहीं आपको देखना है लॉक एंड की थ्योरी में, की फिट इनटू लॉक, द कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम हैज ए शेप दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। बिल्कुल इस तरह की शेप होगी उस एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के साथ एकदम फिट हो जाएगा। सबस्ट्रेट एक बार जैसे ही फिट हो जाएगा एक्टिव साइट्स पर, जैसे लॉक एक फिक्स की में फिक्स हो रहा है, द की विल ओनली फिट इट्स ऑन लॉक। यहाँ आप डायग्राम देखें,
ये आप देख रहे हैं, ये एक एक्टिव साइट है एंजाइम की और ये सबस्ट्रेट है। ठीक यहाँ पर ये एकदम फिट हो गया और एंजाइम बिल्कुल लॉक और की तरह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब जैसे ही हम घुमाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट टूट गया है और सबस्ट्रेट क्या बना दिया है, प्रोडक्ट में बदल गया है। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट और एंजाइम। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल को अब आप यहाँ इस तरह से समझिए, जैसे ये एक लॉक है, ये एक की है, ये एक फ़िक्स लॉक में सेट हुई और इस फिक्स लॉक ने इसको खोल दिया। ठीक उसी तरह यहाँ सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट में फिट होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे और ये देखिएगा, ये लॉक एंड की एनालॉगी में ये फिट, ये घुमाया और ये अलग हो गया है। तो क्लियर हुआ आपको, जैसे एक फ़िक्स की एक फ़िक्स लॉक से खुल रही है, ठीक उसी तरह से एक फ़िक्स एंजाइम एक फ़िक्स सबस्ट्रेट को खोल रहा है। और जो किसने दी थी ये लॉक एंड की थ्योरी, एमिल फिशर, यानी कि एक साइंटिस्ट है, फिशर ने 1894 के अंदर ये थ्योरी प्रपोज्ड की थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लॉक एंड की थ्योरी आपने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।